नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए अभी चंद घंटों पहले रूस पहुंच चुके हैं। तो गाइस, आज है मंगलवार। जी हाँ, मंगलवार को कजान शहर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और इनका हवाई अड्डे पर काफ़ी गर्मजोशी के साथ वेलकम किया गया। और इस वेलकम का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इनके वेलकम में जी हाँ, भारत के जो फेमस लड्डू होते हैं वो उनको सर्व किए गए। और कजान पहुंचने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पीएम मोदी जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। और दोस्तों, इनके साथ ये बैठक इनकी होगी आज दोपहर 3:30 बजे के आसपास। सो गाइस, ये अभी मीटिंग चल रही है। ये वीडियो आपका अपलोड होगा 5 PM के आसपास। सो गाइस, पीएम मोदी इस समय 16वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर रूस गए हैं। और इस समिट में वो न केवल पुतिन बल्कि ब्रिक्स के जितने भी अन्य सदस्य देश हैं, जितने भी उनके प्रमुख हैं, उनसे ये कल मुलाकात करने वाले हैं। तो गाइस, अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आप मुझे सबसे पहले ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और इस ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वीडियो को पॉज करके कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे मालूम है कि आप सबके लिए ये आंसर बड़ा ही ईजी होगा इसका आंसर देना। तो गाइस, अब बात करते हैं कि आखिरकार क्या है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका ओरिजिन क्यों हुआ, आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी हम सबको। तो गाइस, सबसे पहले जो ब्रिक्स है एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, ये हमको ध्यान रखना है, जिसमें हमारे पास वर्तमान समय में ब्रिक्स BRI, ध्यान रखिएगा, CS मतलब कि 5 इसमें क्या है लेटर है, मतलब कि 5 देश हैं। तो ये 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था जो शामिल जितने भी देश हैं इसके अंदर, जैसे ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया और दक्षिण अफ्रीका हो गया, ये इन सभी देशों का एक समूह है जिसे हम बोलते हैं ब्रिक्स। और इस समूह का जो मेन एम होता है, जो मेन मोटो होता है, जो मेन उद्देश्य होता है, वो होता है आर्थिक विकास करना, राजनीतिक सहयोग करना आपस में एक दूसरे देशों को, और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये मीटिंग होती है। ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को कंडक्ट किया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात इसी साल जनवरी से ब्रिक्स के नए सदस्य बने हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछता है वनडे एग्जाम में कि आखिरकार मेंबर कब बने हैं, कौन कौन मेंबर बने हैं। तो इन सभी देशों का नाम को ध्यान रखना है, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात, ये इसी साल 2020 में ब्रिक्स के मेंबर बने हैं, नए मेंबर बने हैं। और ये देश, ध्यान रखिएगा, ये देश समूह के साथ अपने आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं पता है, जो यूनिटी होती है ना, जो ग्रुप होता है, एक दूसरे की हिम्मत बन जाते हैं। और अगर हम दोस्तों, हम सभी के सभी क्या है इस समय, हम सभी के सभी कहीं ना कहीं एक विकासशील देश हैं, ना कि विकसित देश। अगर हमको विकसित देश बनना है, अगर हम विकासशील देश अभी हैं, तो हमको किसी अन्य देशों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, उनके विचारों की, उनके आइडियाज़ की हमको आवश्यकता पड़ती है कहीं ना कहीं। और ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो बस, हालांकि जो सऊदी अरब है ये अभी तक ब्रिक्स का पूर्वकालिक सदस्य नहीं बना है। ध्यान रखिएगा, वो केवल आमंत्रित सदस्य के रूप में इसमें अभी भाग ले रहा है। इस पर अभी स्टंप नहीं लगी है कि हाँ ये मेंबर बन चुका है, केवल यही एक देश है। और ये स्थिति ब्रिक्स के विस्तार और इसके सदस्यों की विविधता को दर्शाती है, जो वैश्विक स्तर पर प्रभाव बढ़ाने के लिए काफ़ी एकजुट हो रहे हैं हम सब। और दोस्तों, हमारी जो यूनिटी है इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अन्य देशों के अंदर भी जा रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, इसका विस्तार अब डे बाय डे हम कह सकते हैं कि हर मीटिंग में बढ़ता हुआ हमको दिखाई देगा। तो गाइस, अब बात करते हैं कि इसका महत्व है क्या। इसके महत्व को हमने थोड़ा बहुत तो आइडिया ले लिया कि राजनीतिक सहयोग चाहिए, इसमें आर्थिक विकास चाहिए और जो समाज होता है वो प्रगति की तरफ बढ़ता है। अब थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रमुख विशेषता और क्या क्या होती है। अभी कुछ समय पहले आपने एक शब्द मेरे द्वारा सुना, आर्थिक सहयोग। तो आर्थिक सहयोग के अंतर्गत, जी हाँ, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आर्थिक, तो इसमें जितने भी ब्रिक्स देश होते हैं इन सब के बीच में वार्तालाप होती है, चर्चा होती है, परिचर्चा होती है व्यापार को लेकर के। कौन सा देश किस देश के अंदर व्यापार करेगा, कौन सा देश किस देश के अंदर निवेश करेगा, व्यापार होगा तो निवेश तो बाय डिफॉल्ट होना है, और कितना निवेश करने की क्या प्लानिंग है। तो इन सभी बातों को लेकर के यहाँ पर चर्चा होती है। इसलिए ब्रिक्स सम्मेलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तमाम देशों के लिए। और अगला दोस्तों होता है यहाँ पे राजनीतिक संवाद। और इसमें जितने भी हमारे मेंबर हैं ब्रिक्स के, वो सभी के सभी, ध्यान रखिएगा, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जलवायु परिवर्तन भी राजनीतिक संवाद के हिस्से में आता है, इस पर ये चर्चा करते हैं। आतंकवाद के ऊपर डिस्कशन करते हैं और वैश्विक स्वास्थ्य पर भी ये चर्चा करते हैं।
अब उसके अलावा ब्रिक्स सम्मेलन में दोस्तों विकास संबंधी जो मुद्दे होते हैं उस पर बात होती है कि आखिरकार ये देश इतना विकास क्यों नहीं कर पा रहा, इसके पीछे क्या लूप पॉइंट हो सकते हैं, कैसे इसका हम समाधान निकाल सकते हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि हर देश इस समय विकासशील देश है और तमाम विकासशील देशों के जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं, महत्वपूर्ण जो गोल होता है इन सबका, वो गोल ये होता है कि कैसे हम विकसित देश बने। क्योंकि एक दूसरे से अगर हम राय लेंगे, ठीक है, उसके एक्सपीरियंस का आपस में हम शेयर करेंगे तो कुछ आइडियाज़ हमको मिल जाते हैं। वरना क्या है, कहता भी दीवाना है सुनता भी दीवाना है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश का सहयोग ना ले, उसके आइडियाज़ को अपने पास तक ना पहुंचने दे, तो ना तो उस इंसान का कभी विकास हो पाता है, ना ही उस देश का कभी विकास हो पाता है। हमने मैक्सिमम ऐसे पड़ोसी देश देखे जो उभरे और चंद साल बाद क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो इसलिए कहीं ना कहीं आइडियाज़ अगर लेने हैं, कुछ नए नए, जी हाँ, आइडियाज़ को अपने माइंड में जन्म देना है, तो आपको लोगों से तो मिलना पड़ेगा। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर संस्थानिक सहयोग, मतलब कि ब्रिक्स, आपको याद होगा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना अभी कर चुका है, जिसे बोलते हैं NDB, और जिसका उद्देश्य होता है कि जो विकास परियोजनाओं के लिए जो फाइनेंशियली जो सहायता होती है वो मिलती है आपको NDB के द्वारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। मतलब कि ये सभी के सभी देश कुछ पैसा NDB के अंदर क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जिस देश को जहाँ पर सहयोग की आवश्यकता पड़ती है अपनी परियोजना को स्टार्ट करने के लिए, तो वह NDB से पैसा ले लेता है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसलिए ब्रिक्स सम्मेलन आपके लिए मोस्ट टाइम पे टॉपिक है। अब बात करते हैं कि आखिरकार शिखर सम्मेलन के परिणाम क्या हो सकते हैं, जो इस बार ये जो गए हैं हमारे PM मोदी जी रूस के अंदर, समझते हैं इस बात को। और कभी कभी दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो या फिर कोई भी सम्मेलन क्यों ना हो, कभी कभी मतभेद बनते हैं। ध्यान रखिएगा, उन मतभेदों का सॉल्यूशन अन्य देशों की हेल्प के माध्यम से निकाला जाता है ऑन द स्पॉट। और फाइनली हर शिखर सम्मेलन के बाद में एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी होता है। संयुक्त मतलब करके, मिल करके हम लोगों ने क्या घोषणा करी है। जी हाँ, अपने आर्थिक सहयोग को लेकर के, राजनीतिक सहयोग को लेकर के, अपने देश के विकास को लेकर के पूरा एक लेखा जोखा होता है। जैसे आप मेंस आंसर राइटिंग लिखते हैं तो कुछ बच्चे लास्ट में लिखते हैं निष्कर्ष। आपने देखा होगा बुक्स के चैप्टर के लास्ट में एक होता है निष्कर्ष वाला कॉलम यहाँ पर, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरे चैप्टर का कंक्लूजन होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, शिखर सम्मेलन के एंड में एक घोषणा पत्र जारी होता है जिसमें सभी सदस्यों द्वारा सहमति से लिए गए निर्णय और प्रस्तावों का उल्लेख होता है कि आखिरकार हमने क्या निर्णय लिए, क्या हमारा प्रस्ताव हम लोग लेके आए थे, क्या हमारा मोटो था इस मीटिंग को करने का। और ये घोषणा पत्र वैश्विक समुदाय के सामने ब्रिक्स का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो इसलिए घोषणा पत्र में जो बातें लिखी होती है वो काफ़ी सोच समझ के लिए गए डिसीजन के बाद लिखी जाती हैं। और ब्रिक्स संगठन जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही प्यारा संगठन है। ये कदम मैं मानता हूँ कि बहुत ही प्यारा कदम है। इससे क्या होता है कि जितने भी विकासशील देश हैं वो विकसित देश की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। और इसे ध्यान रखिएगा, विकसित देशों की सशक्त आवाज़ के रूप में हम लोग देख सकते हैं। आज नहीं तो कल ये सभी के सभी देश दोस्तों विकसित बन सकते हैं, क्योंकि लगातार ये अग्रसर हो रहे हैं और अन्य देश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर हमारे संगठन में अगर दम नहीं होता तो अन्य देश हमारे साथ कभी भी जुड़ने का प्रयास नहीं करते। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का आप लोग भी। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ और समझनी है कि यहाँ पर जो ब्रिक्स देश है, ब्रिक्स सदस्य देशों के पास में वर्ल्ड की भूमि का लगभग 30% और वैश्विक जनसंख्या का 45% हिस्सा है। ये ब्रिक्स देश है, मात्र 5 देशों के पास में पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का 45 जनसंख्या हमारे पास कैप्चर करती हैं। और अगर हम बात करें लैंड के हिसाब से, भूमि के हिसाब से, तो 30% हिस्सा हमारे पास ही है। और भूमि पर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब कि जो मेन सोर्स है हम सभी के पास है इस समय। और ये संख्या इस बात को साफ साफ दर्शाती है कि ब्रिक्स केवल एक आर्थिक समूह नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक बल भी है, जो विकासशील देश के हितों को प्राथमिकता देने का एक बहुत प्यारा प्रयास करता है। अब जानते हैं कि आखिरकार जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसका इतिहास क्या है। एक्चुअली ब्रिक्स शिखर का जो पहला सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 2009 में। यूजेन स्थान था, और यूजेन दोस्तों जो स्थान है ये रूस का स्थान है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला शिखर सम्मेलन कंडक्ट हुआ था, होस्ट हुआ था, ठीक है, ये हुआ था आपका रूस में। और उसके बाद से ये सम्मेलन हर साल आयोजित होता है बारी बारी हर देश के अंदर। जो भी इसके मेंबर हैं उन सभी देशों के अंदर ये कंडक्ट होगा। और इसमें किन मुद्दों पर बात होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि आखिरकार कौन सा मेंबर, जी हाँ, लास्ट टाइम
इसका मेंबर बना था। पहले एक्चुअली ये BRIC था, लास्ट में इसमें जो S जोड़ा गया वो जोड़ा गया था 2010 में। मतलब कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका मतलब कि दक्षिण अफ्रीका का समावेश 2010 में हुआ था ब्रिक्स के अंदर, और जिसके बाद दोस्तों ये समूह बन गया क्या, ब्रिक्स। और हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 और 23 अक्टूबर को रूस के कजान में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो रूस पहुंचे हैं, ये कौन से क्रम की बैठक है, ये कौन से क्रम का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। आई थिंक स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जल्दी से करो। तो इसका राइट आंसर होगा 16वीं ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता में ये लोग पहुंचे हैं सबके सब। और वहीं इस सम्मेलन में जो चीनी राष्ट्रपति है शी जिनपिंग भी शामिल होने के लिए रूस अब पहुंच चुके हैं, तो ये भी यहाँ पे आ चुके हैं। और दोस्तों अब ये संभावना जताई जा रही है कि पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है, और ये बैठक दोनों नेताओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का एक अवसर प्रदान करेगी। अब ये बताएगा आने वाला वक्त कि इन दोनों के बीच में क्या बात हुई है, घोषणा पत्र में कौन कौन सी बातें लिखी गई है। बस ये मीटिंग होने के बाद में इस बात का खुलासा हो सकता है। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।